राधे राधे। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल पढ़ने आ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल होता क्या है? एक लिविंग टिश्यू में जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करने से पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बायोमॉलिक्यूल की क्लास होती है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल क्या है? एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ये बात कैसे बताइए कि कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो उसमें सबसे पहले होना चाहिए कि वो ऑप्टिकल एक्टिव हो। ऑप्टिकल एक्टिव वो होता है जिसमें कायरल कार्बन होता है, एंड कायरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग होती है। ये कार्बन है तो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी। उसे हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। जो जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है। सेकेंड, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों हो जाता है कि एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी मोर देन 1 OH ग्रुप। एंड थर्ड कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हो, उस कंपाउंड में जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। एल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें। एल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप उसमें होगा। तो फिर हमें ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट कब होगा मॉलिक्यूल जब उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। सबसे पहले उसमें वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी में मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। एंड थर्ड कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए इसकी कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ता है। आप पढ़ें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले टाइप कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे पहला टाइप होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होते हैं, did not hydrolyze ये did not hydrolyze further हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये हो गए मोनोसैकेराइड। सेकंड क्लास होती है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 1, 2 से 10 2 to 10 मोनोसैकेराइड ऑप्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स में मिलते हैं, हम लोग ऑलिगोसैकेराइड। इसका एग्जांपल में रहता है सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है। जो कि ग्लूकोज प्लस गैक्टोज से मिलकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अभी आगे इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थर्ड क्लास आती है पॉलीसैकेराइड उन्हें बोलते हैं जिनमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं हाइड्रोलाइसिस पे। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स मिले हाइड्रोलाइसिस पे उन्हें हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। इसके एग्जांपल में होता है, ले सकते हैं सेलुलोज को हम लोग ऑक्सीडाइज करें तो 2 से ज्यादा में मिल जाएंगे मोनोसैकेराइड। सेलुलोज गम हो गया और ऐसे ही होता है, ठीक है। और स्टार्च, सेलुलोज गम स्टार्च, ये एग्जांपल हो गए हमारे पॉलीसैकेराइड।
इसके हम तीन पहले हम प्लेस में कि कितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है। अगर सिंगल है तो मोनोसेक्राइड हो गए, 2 से 10 के बीच में प्रेजेंट है तो उन्हें ऑलिगोसेक्राइड बोल देंगे, और 10 से ज्यादा अगर मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं तो हम उन्हें पॉलीसेक्राइड बोल देते हैं। ठीक है, इसका एक और क्लासिफिकेशन आ जाता है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगला क्लासिफिकेशन आता है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होगा, रिड्यूसिंग में जो रिड्यूस हो जाए, मतलब जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट दे दे उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। टॉलिन एंड फेलिंग टेस्ट दे दे उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जो टॉलिन एंड फेलिंग टेस्ट दे दे, टॉलिन फेलिंग टेस्ट दे देते हैं, टॉलिन फेलिंग टेस्ट दे देते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट ना दे, डिड नॉट गिव टॉलिन एंड फेलिंग टेस्ट, जो टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट ना दे उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे तो उनमें उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वही रिड्यूसिंग शुगर होंगे जिनमें हेमिस्ट कार्बन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? हेमिस्ट कार्बन, हेमिस्टिकल कार्बन प्रेजेंट होगा उनमें। हेमिस्ट कार्बन मतलब कि ऐसा कार्बन, एक सिंगल ऐसा कार्बन जिससे O एंड OH दोनों अटैच हो, O भी अटैच हो एंड OH भी अटैच हो, उसे हम लोग बोलते हैं हेमिस्ट कार्बन। जिसमें हेमिस्ट कार्बन प्रेजेंट होगा वही रिड्यूसिंग शुगर होगा, जिसमें हेमिस्ट कार्बन प्रेजेंट होगा वही रिड्यूसिंग शुगर होगा। और जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं की प्रॉपर्टी होती है कि वो बीटा रोटेशन दिखाते हैं। सो बीटा रोटेशन, बीटा रोटेशन हो जाता है कि अल्फा से बीटा एंड बीटा से अल्फा, अल्फा डिकम्पोज होता है, बीटा डिकम्पोज होता है, कि जो आपस में अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज को चेंज करते रहते हैं उसी को लोग बीटा रोटेशन बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल में आ जाता है all mono and disaccharides, सारे मोनो डाइसैकराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज जो कि डाइसैकराइड है लेकिन वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं, क्योंकि उसमें हेमिस्ट कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल ग्लूकोज है तो सारे मोनोसेक्राइड वाले इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग, नॉन जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट ना दे, तो इसके एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं सुक्रोज एंड फैट। इसके एग्जांपल हो गए रिड्यूसिंग शुगर की, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पता गया कि जिस जो फैट टॉलिन फेलिंग टेस्ट है वो रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलिन फेलिंग टेस्ट ना दे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि अब इसका आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। एंड ग्लूकोज की क्या बात है कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज है। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम लोग पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले आता है लैमेटर, लैमेटर आता है। लैमेटर हम लोग यूज करते हैं सुक्रोज का यूज करते हैं, सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। अभी यहाँ पे बताया था कि सुक्रोज एक डाइसैकराइड ऑलिगोसैकराइड बन जाता है, जिसका हम लोग जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। तो C6H12O11 का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे
H2SO4, तो हमें लोग मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। जो हमारा सुक्रोज है वो ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज एंड सुक्रोज मिलेगा, बहुत मिल रही ग्लूकोज एंड सुक्रोज मिलता है। जब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो लीवोरोटेटरी होता है। दिस इज द नीड टर्म है। और लेकिन जो फ्रक्टोज हमें जो मिलता है मोर इन अमाउंट होता है, फ्रक्टोज होता है मोर इन अमाउंट। फ्रक्टोज लेकिन ज्यादा बनता है, इसलिए इसको हम लोग इनवर्ट शुगर बोल देते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा सुक्रोज है जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जब उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करें, जो हमें प्रोडक्ट मिलना है ग्लूकोज है फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज है वो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी है। लेकिन लीवोरोटेटरी जो फ्रक्टोज ज्यादा बन रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग हो गया, क्योंकि ये इन्वर्ट शुगर हो गया, क्योंकि ये जो फ्रक्टोज मिल रहा है वो ज्यादा, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्ट बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, इसे हम लोग इसको इन्वर्ट शुगर बोल देते हैं। इसका मेथड आता है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग स्टार्च का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टार्च का। इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग जो करते हैं, इसमें हम लोग किसका करते हैं, स्टार्च। स्टार्च से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल में बोलते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टार्च लेते हैं C6H10O5, इसको n टाइम्स कर दो, इसको n टाइम कर दो, प्लस NH2 n मॉलिक्यूल वाटर के, जितने मॉलिक्यूल इसके लेंगे स्टार्च के, उतने ही लोग वाटर के लेंगे। यहाँ पे स्टार्च भी ले सकते हैं, या फिर सेलुलोज भी बोल ले सकते हैं। अब इसका लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा C6H12O6, C6H12O6। जितने मॉलिक्यूल n लिए उतने ही n बन जाएंगे। अगर हमने एक लिया है दोनों का तो एक बनेगा, दो लिए तो दो, जितने n टाइम्स लिए होंगे उतने टाइम्स हमारा ग्लूकोज बन के रेडी हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज फॉर्मूला में पढ़ा है C6H12O6। तो उसमें क्या है, 6 कार्बन, तो पहले हम 6 कार्बन को स्टेट डायग्राम में अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो हमें पता है जो ग्लूकोज हमारा होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 H होते हैं, 6 O होते हैं। तो इसमें हम ये बात अभी आगे पता चलेगी, इसमें बात इसका मतलब है कि ग्लूकोज में जो फंक्शन ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड होता है, यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH2 होता है, C11O&H, C11O&H। इसके बाद फिर इसमें OH, 5 OH ग्रुप होते हैं। OH जो सेकंड OH होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, चाहे ग्लूकोज की बात हो या फ्रक्टोज की। इस स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। चाहे ग्लूकोज का हो या फ्रक्टोज का, दोनों में सेकंड OH आएगा, सेकंड OH आएगा, वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होगा, और सारे राइट हैंड साइड OH बना दो। और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसको हम लोग तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक कॉमन हो गया, तो ये हो गया C11OH, इसके बाद ये आ गया CHOH। ये जो 4 है सेम है, 1 2 3 4 सेम होंगे, इसके होल फुल कर दो, और इसको हम लोग बोल देंगे CH2OH। CH2OH ये हो गया, CH2OH ये हो गया, CHOH होल 4 ये हो गया। और इसको हम लोग, इसको ये पता है आइडिया करो, तो इसको CHO भी लिख सकते हैं, CHOH होल 4 और CH2OH। तो हम लोग जो आगे अभी रिएक्शंस करके पता करते हैं कि ग्लूकोज में कि 5OH ग्रुप होते हैं, इसमें जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये सारे होते हैं, हमें ग्लूकोज की रिएक्शन से पता चलते हैं। तो वो रिएक्शन करते हैं तो हम लोग इसको कॉमन स्ट्रक्चर मान के इसी की बेस पे सारे करेंगे। सिर्फ 2 रिएक्शन में, एक रिएक्शन में सिर्फ इसमें चेंज आता है, और सभी में इस और किसी में भी ये होल 4 ये सेम रहता है, और इन दोनों
में चेंज आता है मोस्ट ऑफ टाइम इसी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो अभी हम लोग आगे रिएक्शन देखते हैं, उनसे पता चलता उनसे ही कंफर्म होगा कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, सिंपल चेन होती है कार्बन की, और इसमें जो फंक्शन ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है, और इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये सारे होते हैं रिएक्शन पढ़ाएंगे, हम लोग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे बोर्ड हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो रिएक्शन ग्लूकोज में हम लोग इस स्ट्रक्चर को कॉमन मान के लिखते, यही स्ट्रक्चर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे लिखना है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। CHO CHOH होल 4 एंड CH2OH CH2OH। सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं HI से, सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन कराई, इससे कराई HI से। जब हमने इसकी रिएक्शन HI से कराई, जब हमने इसकी रिएक्शन HI से कराई तो फिर हमें N हेक्सेन मिला, क्या बना? N हेक्सेन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सिंपल चेन मिल गई, N हेक्सेन बोल देते हैं, N हेक्सेन। तो इससे कंफर्म हो गया कि 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन, तो इससे ये बात कंफर्म हुई कि इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। इसके अलावा इसकी रिएक्शन आई HCN से, HCN से जब इसमें रिएक्शन आता है उसमें साइनोहाइड्रेट बन जाता है यहाँ पे, तो केस में क्या होगा? CH NH CHOH NH CHOH NH बन गया, CHOH एंड NH इसमें फॉर्म हो गया, जिसे साइनोहाइड्रेट बोलते हैं, एंड ये सेम रहेगा CHOH होल 4 एंड CH2OH, ये सेम ही रहेगा, इसे हम लोग साइनोहाइड्रेट बोल देते हैं। कार्बन है CN, ठीक है, कार्बन है, इससे इधर OH ऐड हो गया, इस साइड एक हाइड्रोजन हो गया एंड इस साइड से CN हो गया, इसी को हम लोग साइनोहाइड्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रेट। ये भी 7 चैप्टर में शायद से बेबी ने 7 चैप्टर में, ठीक है। इसके हम इसकी लिस्ट आते हैं NH2OH, NH2OH, ये रिएक्शन चैप्टर 8 में गिवन है, यहाँ पे अमोनिया रिएक्शन दी गई, इसमें हम लोग वाटर को एलिमिनेट करके जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड से, तो इसमें हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NH2OH की, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन, 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 इसको हाइड्रोक्सिलमाइन बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो उससे हमें लोगों को मिल जाता है ऑक्साइड मिल जाता है। ऑक्साइड क्या होता है? इसमें C C1 N CH1 NH, और इधर आ जाता है CHOH होल 4 एंड CH2OH, CH2OH इसे बोलते हैं ऑक्साइड मिल जाता है। इन दोनों रिएक्शन से ये कंफर्म, इन दोनों रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इससे क्या इन दोनों रिएक्शन की पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जब लोग HCN NH2OH हाइड्रोक्साइड और एक्सचेंज रिएक्शन कराते हैं, इससे ये बात कंफर्म हो रहा है कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि C डबल बॉन्ड और ये कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं कि ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि इसमें वो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो इसको फर्दर, इसके लिए फर्दर रिएक्शन आते हैं उसकी ब्रोमीन वाटर, Br2। ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन कराते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br2 ब्रोमीन वाटर से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, तो ये क्या करता है? इस एल्डिहाइड ग्रुप को ये C-OH में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? COOH
CH2OH whole 4 and CHOH whole 4 and CH2OH। तो इसने इसको एसिड कन्वर्ट कर दिया, इसने एल्डिहाइड को, माइल ऑक्सीजन एजेंट है, एल्डिहाइड को एसिड कन्वर्ट कर देता है, तो इसमें यहाँ पे ये एसिड में बन गया, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। इसके अलावा हमने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराई। किससे कराई? डाइल्यूट HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन होती है तो ये ऊपर के एल्डिहाइड ग्रुप को, नीचे के अल्कोहलिक ग्रुप को, दोनों को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड बन जाता है। COOH CH2OH CHOH एंड COOH। CHOH का होल 4 हो जाएगा एंड COOH ऊपर नीचे, तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैक्रिक एसिड। इसमें ग्लूकोनिक एसिड बना, ब्रोमीन वाटर से कराई, Br2 से ब्रोमीन वाटर से कराई तो बन गया हमारा माइल ऑक्सीजन से कराई तो हमारा बन गया ग्लूकोनिक एसिड। जब डाइल्यूट HNO3 से कराई तो बन गया हमारा सैक्रिक एसिड। इसका एक और इससे कंफर्म हो गया कि जो कहते हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें से कंफर्म होता है कि इसमें एल्डिहाइड ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और इसके बाद आगे ये पता लग गया कि इसमें 6 कार्बन है, ये HI से पता लग गया, HCN से ये पता लग गया कि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और Br2 और डाइल्यूट HNO3 से ये पता लग गया कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये बात कैसे पता चलती है कि इसमें 5 OH ग्रुप है? ये बात जानने के लिए इस रिएक्शन ऊपर आते हैं, एसिटिक एनाइड्राइड से। इस रिएक्शन लोग एसिटिक एनाइड्राइड से करा रहे हैं। H2CO whole twice O से रिएक्शन कराई, तो जब इस रिएक्शन इससे कराई तो सारे जितने भी OH ग्रुप हैं, ये 5 के 5 OH ग्रुप में इस लिंक का ऐड हो जाता है। ऊपर आ जाएगा CHO, इस ऊपर हो गया, ऊपर CHO का CHO या इंडियन होगा, और उसके बाद ये 4 और ये 5 इन 5 में चेंज आ गया। क्या हुआ? CHO CO CH3 whole 4 and CH2 O CO CH3। इससे क्या बन गया? तो इससे कंफर्म हो गया कि इसमें 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इस हमने बताया था ना कि अभी आगे पता चलेगा कि इसका ये रिएक्शन, ये जो इसका स्ट्रक्चर, ये किस वजह से ऐसा स्ट्रक्चर या कैसे कंफर्म होती है। ये सिर्फ जब लोग HI से रिएक्शन आते हैं तब एनहेक्सर बनता है, तो एनहेक्सर और 6 कार्बन की चेन, स्ट्रेट चेन है, इससे वाला ये कंफर्म हो गया HI से रिएक्शन है। जबकि रिएक्शन HCN H2 से कराई, HCN हाइड्रोक्साइड से कराई, तो इससे कंफर्म हो गया कि इसमें जो कोई एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, C11O वाला ये ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके रिएक्शन लोग Br2 ब्रोमीन वाटर डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि Br2 से कराई तो ग्लूकोनिक एसिड बना, और जब हमने डाइल्यूट HNO3 से कराई तो सैचुरेटेड बनेगा कि इसकी जो इसमें एक COOH है, इसमें दो COOH ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इसके रिएक्शन H2CO होल ट्वाइस उससे करना कि एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई ग्लूकोपेंटा एसिटेट। तो क्या हो गया? ग्लूकोपेंटा एसिटेट। इससे कंफर्म होगा कि इसमें 5, इससे ये कंफर्म हो गया कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।